हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कूलम्स लॉ देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ में क्या स्टेटमेंट दिया गया है। एक लॉ है। तो देखिए, नेचर में ना दो चीज़ होती है जिसके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि होता है कि एक होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एक क्या होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका डेफिनीशन और तीसरा होता है लॉ। देखिए, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स कहाँ से आता है? जो लैबोरेटरी में जाके कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, वहाँ से जो भी रिजल्ट आता है उसको लोगों तक पब्लिश जो करता है, मतलब लोगों तक जो बुक में लिखता है, बुक से लोगों तक जो आता है, तो वो जो डाटा आया है, जैसे कि आप लोग डाटा देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये अब आप ये मत, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही क्यों होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाके लेबोरेटरी में जाइए, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर डाटा चेक कीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो एक्चुअल में वेरीफाइड हो चुका है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, उसको आराम से मेमोराइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। दूसरा हो गया डेफिनीशन। तो डेफिनीशन में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है, जो कि आगे देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे कि इसमें भी तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सब लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि हाँ, इस क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ही बोलेंगे। उसी तरह से लॉ होता है। तो लॉ जो होता है ना एक्चुअल में, तो लॉ जो भी लॉ होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो एक लॉ है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे देखे होंगे कि 2 पॉइंट मासेस होंगे, तो दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा एफ जो लग रहा हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और एफ जो होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो एफ का वैल्यू आ जाता था Gm1 m2/r²। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक लॉ है, ठीक है, जो कि न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो लॉ को भी प्रूव्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, लॉ को भी प्रूव्ड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से लॉ जो आता है एक्सपेरिमेंट से आता है। जैसे कि न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया था कि 2 पॉइंट मास लेके वहाँ पे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया था कि हाँ, एक पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास पे कैसे फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में लगाता है। तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके उसने ये लॉ दिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लोगों ने फिर उसको वेरीफाई किया, तो देखा गया कि हाँ, लॉ सही है। तो लॉ को वेरीफाइड किया जाता है। ठीक है, लॉ को वेरीफाइड किया जाता है, उसको प्रूव्ड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ यही क्यों होता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। या डेफिनीशन, इसी को डेफिनीशन क्यों बोलते हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन पूछने यानी गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सब लोगों ने एज्यूम किया गया है। तो जो सब लोग मान रहा है वही दूसरे कोई भी मानेंगे, तब ना हमारी बात को लोग समझ पाएंगे। तो लॉ को में भी क्वेश्चन नहीं किया जाता है, मतलब लॉ को प्रूव नहीं किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। डेफिनेशन को प्रूव नहीं किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को जो होते हैं उसको प्रूव नहीं किया जाता है, बस इसको वेरीफाइड किया जाता है। तो प्रूव्ड किसको किया जाता है? तो मैथ्स में आप लोग देखते होंगे थ्योरम को प्रूव्ड किया जाता है। किसको प्रूव किया जाता है? थ्योरम को प्रूव किया जाता है। तो समझ में आ गया कि जहाँ भी लॉ रहे तो उसको प्रूव नहीं करना है, कि कभी भी कोई लॉ प्रूव नहीं होता है। ठीक है, लॉ बस वेरीफाइड होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको एक लॉ आया है, कूलम्स लॉ। किस चैप्टर में?
करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो कूलम्ब जो आया है तो वो चार्ज के ही बारे में बात करेगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसकी बात होती है, चार्ज की बात होती है। तो देखिए ये लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब अट्रैक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरैक्शन बोलेंगे, अट्रैक्शन को भी हम लोग इंटरैक्शन बोलेंगे, और रिपल्सन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरैक्शन बोलेंगे। रिपल्सन को भी क्या बोलेंगे, इंटरैक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि दो लाइक चार्जेज होते हैं, दो जब लाइक चार्जेज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वहां पे इंटरैक्शन किस टाइप का हुआ, रिपेल नेचर का हुआ, मतलब रिपल्सन नेचर का हुआ। जब दो अनलाइक चार्जेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे जो अट्रैक्शन इंटरैक्शन हुआ वो किस नेचर का हुआ, अट्रैक्शन नेचर का हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है जो कि आपको याद, मतलब ये याद नहीं करना है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे टर्म लिखा हुआ है इंटरैक्शन तो इसका मतलब वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, between any two charge particle is directly proportional to product of modulus of the charge and is inversely proportional to square of distance between them। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो गया, लाइक चार्जेज हो गए। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने का मतलब दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। मतलब Q1 क्या बोलेगा, Q2 पे को बोलेगा अपने से दूर भागो। कैसे, इस पे फोर्स लगाएगा अपने से दूर। तो इधर मान लीजिए F फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो ये F फोर्स किसने लगाया, Q1 ने लगाया Q2 पे। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़े हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब Q1 ने Q2 पे F फोर्स लगाया है तो Q2 भी Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, F ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब F इधर लग रहा है, यानी कि Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा Q2 वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया बात? और ये F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोर प्रोडक्ट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ द चार्ज। मतलब Q1 इंटू Q2। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मॉडुलस मतलब क्या, उस पर मोड लगा देंगे। जैसे Q1 पे मोड लगाना, मतलब जैसे कि 2 पे ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे ऐसे लकीर ड्रॉ कर दिए, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो इसको बोलते हैं कि 2 पे मोड लगाना। मतलब इस मोड के अंदर में कुछ भी रहता है वो बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वो अभी मैं बता दे रहा हूं, पहले आप इसको देख लीजिए। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉडुलस ऑफ Q1 एंड इंटू मॉडुलस ऑफ Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ टू चार्ज, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे देखिए, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में हमने कितना डिस्टेंस एज्यूम किया हुआ है, R। तो F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को पढ़ा जाता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो F Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मॉडुलस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को क्या किए, हम कंबाइन कर दिए। अब देखिए जब हम यहाँ पे क्या है, एफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और क्या लाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने के लगा दिया, यानी कि इस साइन को हटा के इक्वल देना है हमको। तो जब इस साइन को हटा के इक्वल देते हैं तो हमको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो के से मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे क्या लेके आया, इक्वल लेके आया। तो हमको क्या एक कांस्टेंट से हमको क्या करना पड़ा, इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ा। उस कांस्टेंट को हमने किसी से डिनोट किया, के से। तो यहाँ पे के आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए हम यूनिट देखिए, के का वैल्यू ये क्या है, 9 × 10⁹, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। तो आप लोग ये मत पूछिएगा कि के का वैल्यू इतना ही क्यों होता है। ये कहाँ से आया है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो वहाँ से देखा गया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, 9 × 10⁹। ठीक है, इतना वैल्यू आता है किस यूनिट में, एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट ऑफ के कैसे पता चलेगा, एसआई यूनिट ऑफ के कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले के का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, के क्या हो जाएगा, एफ × आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर लेके आ गए, अपॉन Q1 × Q2, इसको इधर लेके आ गए। तो के का ये वैल्यू निकल गया। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ एफ इंटू एसआई यूनिट ऑफ आर का स्क्वायर अपॉन एसआई यूनिट ऑफ Q1 × एसआई यूनिट ऑफ Q2। एसआई यूनिट ऑफ एफ, एफ क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यही न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ आर, ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। नीचे में देखिए एसआई यूनिट ऑफ Q1 क्या होगा, तो Q1 क्या है, चार्ज है, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और Q2 भी क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो वही नीचे में क्या आ गया है, कूलम स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज़ कि एसआई यूनिट ऑफ के कैसे लिखा गया है। तो के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा मॉडुलस की बात कर लेते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए -2 है, मोड के अंदर में ये दोनों को, जो इन दोनों के अंदर में जो रहते हैं, मतलब अगर आपसे कोई बोले कि -2 पे मोड लगाइए, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, दोनों तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया -2 पे मोड लगाना। तो मोड लगाने से क्या होता है कि मोड के अंदर में जो भी चीज़ रहता है उसको पॉजिटिव बन जाता है। अगर पॉजिटिव है तो वही रह जाएगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए मोड के अंदर में क्या है, -2 है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया। माइनस क्या है, निगेटिव है, -2 क्या है, निगेटिव है, बाहर निकला तो पॉजिटिव। जैसे कि मोड -3 है, तो मोड के अंदर में क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है -3, तो बाहर निकलेगा तो 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। मोड के अंदर में मान लीजिए -10 है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मोड के अंदर में कुछ भी लगाइएगा,
तो वो बाहर निकल के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बस इसको ये याद रखना है। देखिए मोड के अंडर में अगर 2 है तो 2 क्या है, 2 के पीछे में कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। तो मोड के अंदर में पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मोड का काम है पॉजिटिव करना। बस आपको ये याद रखना है कि मोड का काम है पॉजिटिव करना। तो मोड के अंदर में कुछ भी रखिए, बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोड ऑफ मान लीजिए 3 अगर पूछे तो 3 के पीछे कुछ नहीं तो क्या है, पॉजिटिव है, तो बाहर निकलेगा 3। मोड ऑफ अगर +10 हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पॉजिटिव करना। तो Q1 का वैल्यू आपको पता है कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो Q1 का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। Q2 का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मोड Q1 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मोड का काम है पॉजिटिव करना। तो मोड Q1 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से मोड Q2 का वैल्यू क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। और देखिए किसी चीज़ का स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी होगा ना तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो -2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए -2 क्या है, निगेटिव क्वांटिटी का हम लोग स्क्वायर किए तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जैसे कि -5 मान लेते हैं, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग अगर किसी निगेटिव क्वांटिटी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए 5 का स्क्वायर किए तो 5 इंटू 5, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर 2 का स्क्वायर किए तो 2 इंटू 2 4, ये तो पॉजिटिव ही है। तो चाहे आप निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर कीजिए तब भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे आप पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर कीजिए वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बताइए आर स्क्वायर, आर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आर स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और के का वैल्यू तो आपको पता है 9 इंटू 10⁹। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पीछे में क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस का साइन है। देखिए के भी पॉजिटिव, मोड Q1 भी पॉजिटिव, मोड Q2 भी पॉजिटिव, आर स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग कब पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। पढ़े हैं 9th क्लास में। अब देखिए किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वही हमको फोर्स का क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था। इसीलिए हम लोग चार्ज पे क्या लगाए थे, मोड लगाए थे। क्यों, वैल्यू, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमको ये निकालना था कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स का वैल्यू क्या है। इसीलिए हम लोगों ने चार्ज पे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फोर्स का जो आएगा वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स जो आएगा उसका वैल्यू आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन यहां मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज act along line joining between them।
मतलब दो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। तो या तो रिपल्सन होगा, दो पॉइंट चार्ज है तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में क्या होगा, या तो रिपल्सन होगा या नहीं तो अट्रैक्शन होगा। अगर लाइक चार्जेज है तो रिपल्सन होगा और अगर अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है कि Q1 और Q2 जो है वो दोनों पॉजिटिव है। तो Q1 जो Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। तो अपने से दूर धकेलने का मतलब ये इधर भी धकेल सकता था, मतलब इधर धकेलता तब भी तो दूर जाता, इधर धकेलता तब भी ये Q2 जो है Q1 से दूर जाता, अगर इधर धकेलता तब भी Q2 Q1 से दूर जाता। लेकिन Q1 Q2 को किस डायरेक्शन में धकेलता है, मतलब Q1 Q2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। तो लाइन ज्वाइनिंग मतलब दोनों चार्ज को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रिपल्सन होगा तो बताइए Q1 जो Q2 पे लगाएगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये रिपल्सन में अपने से दूर धकेलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और देखिए Q2 जो Q1 को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, मतलब इसी लाइन के अलोंग लगाएगा। तो इस लाइन के अलोंग दो डायरेक्शन है, एक इधर या एक इधर। तो इधर लगाएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया KQ1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, आपको हमको लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ डिस्कस किया है। और कुछ दिक्कत है अभी तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पे, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कूलम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, इसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेज है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ये पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है, 4 कूलम, पीछे कुछ नहीं है तो प्लस। ये पॉइंट चार्ज पे वैल्यू क्या है, 3 कूलम, पीछे कुछ नहीं है तो प्लस। तो दोनों कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब +4 कूलम चार्ज +3 कूलम चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दे, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। अब बताइए +4 कूलम और +3 कूलम जो है एक दूसरे पे रिपेल करेंगे, तो कैसे रिपेल करेंगे, तो +4 कूलम चार्ज +3 कूलम चार्ज पे इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएंगे या इधर लगाएंगे, तो ये इधर लगाएंगे क्योंकि रिपेल होगा। तो मान लेते हैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से +3 कूलम चार्ज +4 कूलम चार्ज पे भी क्या लगाएगा, F फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, मतलब ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि +3 कूलम +4 कूलम चार्ज को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, मतलब किधर फोर्स लगाएगा, इधर। रिपेल करने का मतलब इधर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से F लगाएगा। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R²। बताइए K का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ ठीक है। Q1 का वैल्यू अगर आप लोग ये पुट कीजिएगा यूनिट, तो यूनिट भी पुट कर दीजिए, इंटू Q1 का वैल्यू +4 कूलम, Q2 का वैल्यू +3 कूलम, R², R का वैल्यू 2 मीटर²। ठीक है, तो ये सारे SI यूनिट में है। हमने क्या किया, K का भी वैल्यू SI यूनिट में, चार्ज का भी वैल्यू SI यूनिट में, और डिस्टेंस का भी वैल्यू SI यूनिट में। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो भी किस में आएगा, SI यूनिट में। और फोर्स का वैल्यू क्या होता है, SI यूनिट में न्यूटन होता है, मतलब फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्पेस नहीं है तो जरा देखिएगा, 2 मीटर² कितना हो जाएगा, 4 मीटर²।
अब देखिए +4 कूलम है, तो इसका मोड हटाएंगे, तो मोड के अंदर में प्लस है तो मोड के बाहर निकलेगा तो भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो +4 4 यूनिट को हटा देते हैं, काहे, क्योंकि वैल्यू जो आएगा हर एक कोई क्या है, हर एक चीज़ का वैल्यू Q1 Q2 और K और R सबका वैल्यू क्या है, SI यूनिट में है, तो फोर्स का वैल्यू किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। देखिए मोड के अंदर प्लस है तो बाहर निकलेगा तो +4 मीटर स्क्वायर है, तो सब कुछ यूनिट को हटा देते हैं क्योंकि फोर्स का वैल्यू किस में आना है, SI यूनिट में आना है, न्यूटन में आना है। अब देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया फोर्स का, 9 × 3 27 × 10⁹ किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सबका वैल्यू SI यूनिट में लिया था। Q1 का K का भी वैल्यू SI यूनिट में, Q1 का भी वैल्यू SI यूनिट में, Q2 का भी वैल्यू SI यूनिट में और R का भी वैल्यू SI यूनिट में। जब हमने सबका वैल्यू SI यूनिट में लिया तो फोर्स का वैल्यू किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किधर अट्रैक्ट करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, मतलब ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं F फोर्स लगाया, तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको किधर फोर्स लगाएगा, F फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट। तो देखिए दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, K Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन R², 9 × 10⁹ ठीक है। Q1 का मोड मतलब मोड 4 इंटू Q2 का मोड मतलब मोड -3 अपॉन R², R क्या है 2 का स्क्वायर, हर एक चीज़ SI यूनिट में है, तो फोर्स का वैल्यू जो आएगा कैलकुलेशन करके वो भी SI यूनिट में आ जाएगा। तो 9 × 10⁹, 4 का मोड कितना आएगा, 4 ही आएगा, -3 का मोड निगेटिव है तो मोड के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, अपॉन 2² मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, उतना ही जितना कैलकुलेट किए थे, 270 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अनलाइक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये -4 कूलम चार्ज इस 3 कूलम चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये भी इस पे न्यूटन्स के थर्ड लॉ से इक्वल है। F फोर्स ही लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे F का वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का मोड, Q1 का वैल्यू -4, Q2 का मोड 3 का मोड अपॉन R² 2², तो कितना आ जाएगा वैल्यू 27 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो मतलब दोनों लाइक चार्जेज हो गए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो किस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी ना रिपेल होगा। तो मान लेते हैं इस पे फोर्स लगा F, तो ये भी फोर्स क्या हो जाएगा, F न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, और F का वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू -4 का मोड इंटू Q2 -3 का मोड अपॉन R² 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, -4 का मोड 4 -3 का मोड 3 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर 27 × 10⁹ न्यूटन। हर एक जगह देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, फोर्स का सेम आ रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो फोर्स रिपेल मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे देखिए इन दोनों केस में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पे क्या है, अनलाइक चार्जेज है, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो अट्रैक्ट हो रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है। तो फोर्स का वैल्यू मतलब हर एक जगह सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। इन दोनों में फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, इन दोनों में फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में इतना ही था आपके, यानी कि आपके लिए समझना जरूरी
ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।